सो हेलो एवरीवन, नंबर सिस्टम के लेक्चर नंबर 8 में आपका स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? बढ़िया एकदम। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने यूनिट डिजिट के ऊपर बात किया था। आज इस क्लास में हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, तो आज हम इस लेक्चर में डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर बात करेंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो उस टॉपिक का नाम है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, हिंदी में इसे हम लोग बोलते हैं स्थानीय मान, अस्थानीय मान एवं प्रत्यक्ष मान, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रत्यक्ष मान, प्रत्यक्ष मान। ठीक है, तो स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, उसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4, है ना। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इसे हम पहले तोड़ लेते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1 × 1000 प्लस 2 × 100 प्लस 3 × 10 प्लस 4 × 1, ये लिख सकते हैं। पिछले क्लास में भी हम डिस्कस किए थे। इसमें यहाँ पे जो 1000 है, 100 है, 10 है और ये जो 1 है, ये स्थान को बताता है, और इस वैल्यू के बगल में जो वैल्यू है ये उसका वैल्यू को बताता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि दहाई के स्थान पर कौन सा अंक है, तो दहाई के स्थान पर है 3, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, तो 4, सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक है, तो 2, और हजार के स्थान पर कौन सा अंक है, तो 1। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस संख्या में 3 का स्थानीय मान बताना है, 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, ध्यान से सुनिएगा, स्थानीय मान मतलब उसका प्लेस को भी बताना है और वैल्यू को भी बताना है। तो 3 का स्थान तो हुआ 10 और उसका वैल्यू हुआ 3, तो स्थानीय मान कितना हो गया? 30। ठीक है, तो इसमें 3 का जो स्थानीय मान है दोस्तों वो है 30। अगर हम इसी में पूछें कि इस संख्या में 2 का स्थानीय मान बताइए, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू ऑफ 2 कितना होगा? तो 2 का स्थान क्या है? सैकड़े, और उसमें मान क्या है? 2, तो स्थानीय मान कितना हो जाएगा? बोलिए 200। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसी में अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान होगा, स्थान कितना है? इकाई 1 और मान कितना है? 4, 4 का 4, तो जो इसका स्थानीय मान होगा वो होगा 4। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल और लेके चलता हूं। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लेता हूं 2 3 4 8, ठीक है। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इसे तोड़ने का कोई भी जरूरत नहीं है, इसे हम बिना तोड़े भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे बिना तोड़े करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे 2 3 4 8 है, तो यहां पर हम अगर हमें 3 का स्थानीय मान लिखना है, 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान लिखना है तो सिंपल 3 लिखेंगे, और 3 के बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 2 जीरो डाल देंगे, तो इसका जो स्थानीय मान होगा वो 300 होगा। इसे पूरा तोड़ के लिखने का कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि इस संख्या में 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 का जो स्थानीय मान होगा, 4 का स्थानीय मान जो होगा वो कितना होगा? 4 लिखे और 4 के बाद एक अंक है तो 1 जीरो लगा दिए, तो 40 होगा। अगर मैं पूछूं इसमें 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 का स्थानीय मान होगा कितना? 8, और 8 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो कोई भी जीरो नहीं लगेगा, तो 8 ही होगा। इसी प्रकार से 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 का स्थानीय मान लिखना है तो 2 लिखे, और 2 के बाद कितना डिजिट है? 1 2 3, 3 डिजिट है तो 3 जीरो लग गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। 2 का स्थानीय मान 2000 होगा। अब इसी संख्या में अगर मैं प्रत्यक्ष मान की बात करूं, प्रत्यक्ष मान करने का मतलब होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब आपको वो नंबर क्या दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं बोलूं 4 का प्रत्यक्ष मान क्या होगा, 4 का प्रत्यक्ष मान, तो 4 का प्रत्यक्ष मान 4 ही होता है। मतलब किसी भी संख्या का अगर प्रत्यक्ष मान पूछे तो वो खुद ही वो संख्या होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं 8 का प्रत्यक्ष मान क्या होगा, तो 8 का प्रत्यक्ष मान 8 होगा।
3 का प्रत्यक्ष मान क्या होगा, तो 3 होगा। 2 का प्रत्यक्ष मान क्या होगा, तो 2 होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है यहां तक। जैसे और एक क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने, जैसे मैं आपके सामने लूं 5 6 3 8 2। ठीक है, इस संख्या में अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का स्थानीय मान, ध्यान रखिएगा, तो 6 का अगर मैं स्थानीय मान पूछूं तो मैंने बताया था 6 लिखें और 6 के बाद 3 अंक हैं तो 3 जीरो चिपका दिए, तो 600 होगा, सॉरी 6000 होगा। इसी प्रकार से अगर मैं 3 का स्थानीय मान पूछूं, 3 का प्लेस वैल्यू पूछूं, तो 3 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो 3 लिखे और 3 के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो चिपका दिए। इसी प्रकार से अगर मैं 5 का प्लेस वैल्यू पूछूं तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 5 लिखे और 5 के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है तो 4 जीरो चिपका दिए। ठीक है, अगर मैं यहीं पे आपसे पूछूं कि 6 का फेस वैल्यू बताइए, प्रत्यक्ष मान, तो किसी भी संख्या का जो प्रत्यक्ष मान होता है वो वही संख्या होता है, तो 6 का जो प्रत्यक्ष मान होगा वो 6 होगा, 5 का जो प्रत्यक्ष मान होगा वो 5 होगा, 3 का जो प्रत्यक्ष मान होगा वो 3 होगा, 8 का जो प्रत्यक्ष मान होगा वो 8 होगा, 2 का जो प्रत्यक्ष मान होगा वो 2 होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, देखिए तो अब हम जो क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में जो आता है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो कैसे क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, देखिए अगर दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन दूं मैं, जैसे मैं क्वेश्चन दूं 2 4 3 9 5, आपके सामने ये वैल्यू दिया गया है। अगर मैं इस एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, देखिए कैसे आता है। इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान तथा 9 के प्रत्यक्ष मान, 9 के प्रत्यक्ष मान में अंतर बताइए, अंतर बताइए, तो कैसे करेंगे। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया है 2 4 3 9 5, इसमें हमें 4 का स्थानीय मान, ठीक है, और 9 के प्रत्यक्ष मान में अंतर बताना है। तो पहले 4 का स्थानीय मान लिखते हैं। तो 4 का स्थानीय मान कैसे बताए थे, 4 लिखे और 4 के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट, तो 3 जीरो चिपका दिए। तो जो 4 का स्थानीय मान है वो 4000 होगा। 9 का जो प्रत्यक्ष मान है, मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या का जो प्रत्यक्ष मान होता है वो वही संख्या होता है। तो 9 का प्रत्यक्ष मान होगा, क्या होगा, 9 होगा। अब इसका अंतर बताना है, तो 4000 में अगर आपको 9 माइनस करना है तो 3991 होगा। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए तो आपको स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान में मुझे नहीं लगता है कि कोई डाउट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप बुक वगैरह से इस तरीका का क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। देखिए तो हमारा अगला हेडिंग है दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, हिंदी में इसे हम बोलते हैं विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम। अगर मैं एसएससी की बात करूं तो एसएससी का ये अभी फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, इससे हमेशा क्वेश्चन आ रहा है और आगे भी आएगा, तो इसे हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसे हम अच्छे से विथ डेप्थ सारा का सारा कंसेप्ट सीखेंगे। ध्यान से देखिए, इस टॉपिक में जो है हमें पढ़ना है कि कोई भी संख्या दी गई संख्या से कैसे विभाजित होता है, उसका क्या क्या रूल है। जैसे कोई भी संख्या 2 से कब विभाजित होगा, 3 से कब विभाजित होगा, 4 से कब होगा, 5 से कब होगा, 25 से कब होगा, 125 से कब होगा, 625 से कब होगा, इन सब का हम रूल बारी बारी से समझेंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे 2 का नियम, है ना, 2 के विभाज्यता के नियम। तो कोई भी संख्या 2 से कब कटेगा, तो ध्यान से सुनिएगा, किसी भी संख्या का, किसी संख्या का अंतिम अंक, किसी संख्या का अंतिम अंक यदि 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी
वह संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, कहने का मतलब है, जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल ले लें। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2, 3, 4, 6, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या यह संख्या 2 से विभाजित होगा, तो हमारा रूल क्या बोलता है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक, लास्ट डिजिट, अगर कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाज्य है, तो वो पूरा संख्या भी 2 से पूरा कट जाएगा। जैसे इस संख्या का अंतिम अंक क्या है बोलिए 6, और ये 6 2 से कटता है ना। अगर ये 6 2 से कट रहा है तो ये पूरा संख्या भी 2 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, जैसे आपके सामने मैं एक एग्जांपल और ले लूं, 5, 6, 8, 3, 4, 1। अगर मैं पूछूं कि क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगा, तो हमें क्या देखना है कि इस संख्या का लास्ट अंक देखना है। इस संख्या का लास्ट अंक है दोस्तों 1, और 1 2 से नहीं कटता है। अगर 1 2 से नहीं कट रहा है तो ये पूरा संख्या भी 2 से विभाजित नहीं होगा। अगर ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब है शेषफल बचेगा। कोई भी संख्या किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है, इसका मतलब कुछ शेषफल बचता है। तो हमारे एग्जाम में जो है इसका शेषफल पूछ सकता है कि भैया इस संख्या को 2 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो आप क्या कीजिएगा, आप तो इसको ऐसा लिखिएगा 5, 6, 8, 3, 4, 1, और इसे 2 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो 2 2 = 4, ठीक है, 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 16, ठीक है, पूरा कट गया, बचा कितना 8, 2 चौके 8, 3 आ गया, 2 एकम 2, 3 में 2 गया 1, फिर क्या बचा इधर देखिए, फिर इधर क्या बचा, यहाँ पे 4 उतरेगा तो 14 हो जाएगा। तो 14 को जब करेंगे तो आ जाएगा 2 सत्ते 14, कट गया तो क्या बचेगा 1। अब 1 को पढ़ेंगे तो आ जाएगा आपका 2 शून्यम शून्य, तो शेषफल कितना आ गया 1। कहने का मतलब यहाँ पे 70 आएगा। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इस संख्या को जब 2 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है 1। तो इस संख्या अगर 2 से नहीं कट रहा है, ये संख्या अगर 2 से नहीं कटा, इसका मतलब शेषफल बचेगा, और शेषफल कितना बचा दोस्तों 1 बचा। लेकिन क्या हमें शेषफल निकालने के लिए इतना विभाजित करने का जरूरत था? नहीं, इतना डिवाइड करने का कोई भी जरूरत नहीं था। अगर इस संख्या को, अगर हमें ये संख्या 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसे चेक करने के लिए यदि हम लास्ट डिजिट से ही पता कर रहे हैं तो शेषफल भी लास्ट डिजिट से ही निकलेगा। जैसे अगर ये संख्या 2 से पूरा कट रहा है, कैसे जाने? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 2 से कट गया। लास्ट डिजिट अगर 2 से कट गया तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। लेकिन यहां पे आप देखिए, यहां पर लास्ट डिजिट कितना है 1। हम ये 1 को देखें डिवाइड करके तो ये 2 से नहीं कटा, इसका मतलब शेषफल बचेगा, तो शेषफल भी इसी से मिलेगा। मतलब अगर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 शून्यम शून्य, शेषफल कितना आएगा 1। कहने का मतलब यह है कि अगर हमें शेषफल पता करना है तो पूरा संख्या को विभाजित करने का कोई भी जरूरत नहीं है, हम लास्ट डिजिट से भी शेषफल पता कर सकते हैं। जैसे आपके सामने अगर मैं एक क्वेश्चन और ले लूं, फॉर सपोज एग्जांपल है 2 4 7 3। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या यह संख्या 2 से विभाजित होता है, तो आप बोलिएगा लास्ट डिजिट को चेक कीजिएगा। लास्ट डिजिट कितना है 3, और 3 2 से विभाजित नहीं होता है, इसका मतलब ये संख्या भी 2 से विभाजित नहीं होगा। अगर ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा तो शेषफल बचेगा। शेषफल पता करने का क्या तरीका था? क्या हम इस संख्या को पूरा विभाजित करेंगे? नहीं करेंगे। हम इस संख्या को, अगर हमें शेषफल बताना है तो इसका लास्ट डिजिट से ही हमें शेषफल मिल जाएगा। कहने का मतलब हम 3 को ही 2 से डिवाइड कर देंगे। 3 को जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 एकम 2, शेषफल कितना आ जाएगा 1। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमें शेषफल पता करना है तो पूरा संख्या को विभाजित करने का जरूरत नहीं है, लास्ट डिजिट से ही शेषफल पता चल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको 2 के विभाज्यता का नियम क्लियर है। देखिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 2 का क्या नियम था? 2 का नियम था लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट 2 से कटना चाहिए, ठीक है। एक बार बताइए, 2 को हम 2 का पावर 1 लिख सकते हैं ना? कितना डिजिट चेक करना है ना, वो इसके पावर से पता चलता है। जैसे यहां पे हम 2 है तो 2 को हम 2 का पावर 1 लिखेंगे, 2 का पावर 1 भी 2 ही आता है।
2 का पावर 1, ये पावर क्या बताता है, लास्ट का कितना डिजिट चेक करना है। इसका मतलब यहाँ 2 का पावर 1 है, इसका मतलब लास्ट का एक डिजिट चेक करना है। और किसी भी संख्या का अगर लास्ट का एक डिजिट अगर कट रहा है 2 से, तो वो पूरा संख्या भी 2 से कट जाएगा। सपोज सेकेंड जो रूल है वो है 4 का नियम। 4 का क्या नियम है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2। मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी संख्या का जो पावर है, ये पावर क्या बता रहा है कि लास्ट का कितना डिजिट चेक करना है। 4 को हम 2 का पावर 2 लिख रहे हैं, मतलब यहां पावर 2 है। इसका मतलब यह है कि हमें लास्ट का 2 डिजिट चेक करना है, लास्ट 2 डिजिट। किसी भी संख्या का लास्ट 2 अंक, अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटता है तो वो पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। एग्जाम्पल, सपोज दैट अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल लूं 3 4 2 4, है ना। आपके सामने ये क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये संख्या 4 से कटता है, तो 4 का नियम चेक करने के लिए हमें लास्ट का 2 डिजिट चेक करना है। लास्ट का 2 डिजिट कितना है दोस्तों, 24 है। अब 24 जो है वो 4 से पूरा पूरा कटता है, इसका मतलब ये संख्या भी 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। और अगर ये संख्या 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा तो इसका जो रिमाइंडर होगा, इसका जो शेषफल होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल मैं और लेके चलूं 5 6 3 4 2, ठीक है। क्या ये संख्या 4 से विभाजित होता है, तो इसे चेक करने के लिए हम लास्ट का 2 डिजिट चेक करेंगे। लास्ट का 2 डिजिट कितना है, 42, और 42 4 से डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब ये संख्या भी 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। जब ये संख्या 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब शेषफल बचेगा। अब शेषफल का पता कैसे करेंगे, क्या हम ये पूरा संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे, नहीं। हम 4 के लिए क्या पता करते थे, लास्ट का 2 डिजिट पता करते थे, तो शेषफल भी हमें यहीं से पता चलेगा। इसका मतलब हम लास्ट का 2 डिजिट मतलब 42 को ही 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। 4 एकम 4 कट गया, बचा कितना, 2। तो इसका जो शेषफल आएगा 4 शून्यम शून्य, शेषफल कितना आ गया, 2। इसका मतलब ये संख्या को अगर 4 से डिवाइड कीजिएगा तो शेषफल कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, देखिए आगे बढ़ते हैं। कॉपी में साथ साथ आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। ये सारा रूल आप नोट कर लीजिएगा। तो मैंने आप लोग को 2 रूल बताए, एक तो 2 का रूल और एक 4 का रूल। 2 का रूल क्या था, किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 2 से कट रहा है तो वह संख्या 2 से कट जाएगा। 4 का रूल क्या था, किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक, ध्यान से सुनिएगा, पावर से पता कर रहे हैं। पावर 1 है मतलब लास्ट डिजिट चेक किए, पावर 2 है तो लास्ट 2 डिजिट चेक किए। इसी प्रकार से मैं अगर आपसे पूछूं कि 8 का नियम क्या होगा, तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3। इसका मतलब यहां पे किसको चेक करेंगे, लास्ट 3 डिजिट। लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई 8, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे, 4 के लिए क्या था, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई 4, ठीक है। तो 2 का क्या नियम था, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो इसी प्रकार से 8 का क्या नियम था, लास्ट का 3 डिजिट चेक करेंगे। किसी भी संख्या का अगर लास्ट का 3 डिजिट अगर 2 से कट गया, सॉरी 8 से कट गया, तो वो पूरा संख्या भी 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। और अगर वो संख्या 8 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब शेषफल भी हमें वहीं से मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से मैं अगर आगे बढ़ूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि 16 के विभाज्यता का नियम बताइए, तो 16 को हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर 4। 2 का पावर क्या लिखेंगे, 4। इसका मतलब यहां पे बताइए लास्ट का कितना डिजिट चेक करेंगे, लास्ट का 4 डिजिट। इफ द लास्ट 4 डिजिट ऑफ ए नंबर, लास्ट 4 डिजिट ऑफ ए नंबर शुड बी डिविजिबल बाई, लास्ट 4 डिजिट ऑफ ए नंबर शुड बी डिविजिबल बाई, शुड बी डिविजिबल बाई 16, देन द नंबर ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 16, ठीक है।
तो आपको समझ में आ रहा है, किसी भी संख्या का अगर अंतिम 4 अंक, किसी भी संख्या का अगर अंतिम 4 अंक 16 से कट रहा है तो वो पूरा संख्या भी 16 से कट जाएगा। इसी प्रकार से आप 32 का भी बना सकते हैं, बट उतना एग्जाम में नहीं आता है ना। हालांकि आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि 32 के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर 5, मतलब किसी भी संख्या का लास्ट 5 डिजिट कटना चाहिए 32 से, तो वो संख्या भी 32 से पूरा पूरा कट जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए, तो आप इसे नोट कर सकते हैं और इसे मैं रब कर दूं, ठीक है। देखिए, तो मैंने आप लोग को क्या क्या बताया, 2 का नियम बताया, 4 का नियम बताया, 8 का नियम बताया, 16 का नियम बताया और 32 का नियम बताया, ठीक है। इसी प्रकार से हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपसे बात करते हैं 5 का नियम, है ना, कि कोई भी संख्या 5 से कब कब कटेगा, ठीक है। तो जिस प्रकार से 2 का था उसी प्रकार से 5 का होगा। 5 को क्या हम 5 का पावर 1 लिख सकते हैं। ये पावर क्या इंडिकेट करता है कि लास्ट डिजिट चेक करना है, मतलब लास्ट 2 डिजिट। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक, लास्ट डिजिट, अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5, देन द नंबर ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक, लास्ट डिजिट अगर 5 से कट जाता है तो वो पूरा संख्या भी 5 से कट जाएगा, जैसे 2 का नियम था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेके चलूं, अगर मैं पूछूं 53525, क्या ये संख्या 5 से कटता है, तो आप बोलोगे हाँ ये संख्या 5 से कटता है। कैसे पता, क्योंकि इस संख्या का हमें लास्ट डिजिट चेक करना है और लास्ट डिजिट कितना है 5, और 5 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये पूरा संख्या भी 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। अगर ये संख्या 5 से कट जाएगा तो इसका जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, वो क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। जैसे और क्वेश्चन लूं 1 2 3 8 0, क्या ये संख्या 5 से कटता है, तो लास्ट डिजिट चेक कीजिए, लास्ट डिजिट कितना है 0, और 0 5 का टेबल में आता है, ठीक है। इसका मतलब ये संख्या भी पूरा पूरा 5 से कट जाएगा, और 5 से जब कट जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। फॉर एग्जाम्पल 3428, क्या ये संख्या 5 से कटता है, तो ये संख्या 5 से नहीं कटता। क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है दोस्तों वो 8 है, और 8 5 का टेबल में नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि ये संख्या 5 से नहीं कटता है, और अगर ये संख्या 5 से नहीं कटता है इसका मतलब रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर का पता कैसे करेंगे, रिमाइंडर का पता करने के लिए क्या हमें पूरा नंबर को 5 से डिवाइड करने का जरूरत है, नहीं, पूरा नंबर को 5 से डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। हम इस लास्ट डिजिट को ही 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता कर सकते हैं। जैसे अगर हम 8 को 5 से डिवाइड करें तो 8 को 5 से डिवाइड कीजिए, 5 का 5, शेषफल कितना आ गया बोलिए 3। तो इस संख्या को अगर आप 5 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 3, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आप साथ साथ इसे नोट करते चलिएगा, ठीक है। देखिए, अब 5 का नियम सीख गए, अब हम आगे बढ़ते हैं 25 का। 25 का नियम क्या है, तो बताइए 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 2। 25 को हम 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, और पावर क्या इंडिकेट कर रहा है कि लास्ट का कितना डिजिट चेक करना है, ठीक है। तो यहां पर पावर 2 है, इसका मतलब 25 के लिए हमें लास्ट 2 डिजिट चेक करना है। लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 25, है ना। अगर किसी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 25 से कट रहा है तो वो पूरा संख्या भी 25 से कट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 23475, क्या ये संख्या 25 से कटता है, तो आप इसे लास्ट का 2 डिजिट चेक कीजिए। लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 75 है, और 75 25 का टेबल में आता है। इसका मतलब ये पूरा संख्या 25 से पूरा पूरा कट जाएगा, 25 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, वो कितना आएगा 0। अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल और ले लूं 34280, ठीक है। क्या ये संख्या 25 से कटता है, तो लास्ट डिजिट चेक कीजिए, लास्ट डिजिट कितना है बोलिए 80, और 80 25 का टेबल में नहीं आता है। अगर 80 25 का टेबल में नहीं आता है इसका मतलब ये 25 से नहीं कटेगा, और 25 से जब नहीं कटेगा तो शेषफल आएगा,
और शेषफल का पता कैसे करते हैं? शेषफल का पता हम कैसे करेंगे? हमें एक बात बताइए, आप इसे कैसे जाने कि ये 25 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? लास्ट का 2 डिजिट चेक करके। तो इसका शेषफल भी लास्ट का 2 डिजिट से ही मिलेगा। इसका मतलब हमें ये पूरा संख्या को 25 से डिवाइड करने का कोई भी जरूरत नहीं है। हम लास्ट का 2 डिजिट मतलब 80 को भी अगर मैं 25 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर मिल जाएगा। मतलब 25 तिया 75, ठीक है। तो 80 में 75 घटाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5। तो इस संख्या को अगर आप 25 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। तो मैंने आपको 5 का बता दिया और 25 का बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 125 के विभाज्यता का नियम बताइए, 125 का विभाज्यता का नियम, तो 125 को आप क्या लिख सकते हैं? 125 को आप 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर पावर 3 है, इसका मतलब बताइए लास्ट का कितना डिजिट चेक करना है? तो लास्ट का हमें 3 डिजिट चेक करना है। इसका मतलब लास्ट 3 डिजिट शुड बी divisible by 125, ठीक है। अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 125 से डिवाइड होता है मतलब वो पूरा संख्या भी 125 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, ठीक है। चलिए एक और आता है 625 का। तो बताइए 625 का कैसे चेक करेंगे? तो 625 क्या होता है बोलिए? 5 का पावर 4, 5 5 25 25 125 25 625, मतलब यहां पर पावर 4 है। मतलब बताइए 625 के लिए क्या करेंगे? लास्ट का कितना डिजिट चेक करेंगे? तो 4 डिजिट चेक करेंगे। तो 625 के लिए हमें चेक करना है लास्ट का 4 डिजिट। तो इसमें हम लिखते हैं लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय, लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 625। अगर किसी संख्या का अंतिम 4 अंक अगर 625 से डिवाइड होता है तो वो पूरा संख्या भी 625 से डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक बात समझ में आया होगा। मैंने आपको अभी तक क्या क्या बताया? 2 का नियम क्या था? लास्ट डिजिट 2 से कटना चाहिए। 4 का नियम क्या था? लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। 8 का नियम क्या था? लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। 16 का नियम क्या था? लास्ट का 4 डिजिट 16 से कटना चाहिए। 32 का नियम क्या था? लास्ट का 5 डिजिट 32 से कटना चाहिए। 5 का नियम क्या था? लास्ट का डिजिट 5 से कटना चाहिए। 25 का नियम क्या था? लास्ट का 2 डिजिट 25 से कटना चाहिए। 125 का नियम क्या था? लास्ट का 3 डिजिट 125 से कटना चाहिए। 625 का नियम क्या था? लास्ट का 4 डिजिट 625 से कटना चाहिए। बोलिए आपको समझ में आ गया यहां तक? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको सिखाते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 and 9। आप लोग सोचिएगा कि यह 3 और 9 का इकट्ठा क्यों बता रहे हैं सर? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 3 और 9 का जो नियम है दोस्तों वो लगभग सेम ही होता है। ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपके सामने कोई भी, देखिए इसे बताने से पहले हम आपको एक कंसेप्ट बताना चाहते हैं। इस कंसेप्ट को आप मत भूलिएगा, मैथ्स का हर जगह ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे। देखिए अगर मैं, हालांकि हम ये कंसेप्ट पहले भी बता चुके हैं बट एक बार हम और रिपीट कर देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 5 2 से डिवाइड होता है तो आप बोलिएगा सर 5 2 से डिवाइड नहीं होता है, 5 2 से डिवाइड नहीं होता है। लेकिन अगर इस 5 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाए, अगर इसमें 5 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाए तो 5 2 जा कितना आएगा? 10। अब ये 10 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? बोलिए होगा। अब आगे ध्यान सुनिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 6 4 से डिवाइड होता है तो आप बोलिएगा सर 6 4 से डिवाइड नहीं होता है। लेकिन अगर इस 6 में 4 का डिवाइड हो जाए
तो अगर इस 6 में 4 का डिवाइड हो जाए तो 6 चौके 24, और ये 24 जो है दोस्तों वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। और एक एग्जांपल देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 12 5 से डिवाइड होता है, तो आप बोलिएगा सर 12 5 से डिवाइड नहीं होता है। अगर हमें 12 को 5 से डिवाइड कराना है तो इस 12 में 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इस 12 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 25 60 हो जाएगा, और ये 60 जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में आप एक चीज समझ रहे हैं कि किसी भी संख्या को अगर उससे पूरा पूरा डिवाइड कराना है तो उस संख्या में वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि ए बी से पूरा पूरा डिवाइड होता है, अगर मैं बोल दूं कि a b से पूरा पूरा डिवाइड होता है, इसका मतलब ये हुआ कि a का जो एक फैक्टर है ना वो b जरूर होगा, मतलब a में b का मल्टीप्लाई जरूर था होगा, तभी ये a b से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। बोलिए बात समझ में आ रहा है? इसका हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए अब हम वापस आ जाते हैं 3 और 9 के नियम में। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर मैं आपके सामने कोई भी 2 डिजिट का नंबर लिखूं, सपोज दैट, या फिर मैं 3 डिजिट का नंबर लेता हूं ABC, ठीक है। मान लेते हैं हम आपके सामने 3 डिजिट का नंबर लिए ABC। अरे भैया ABC आप लोगों को क्यों कंफ्यूजन होता है? जैसे मैं लिखूं 2 3 4 234, तो भैया A के जगह में 2 है, B के जगह में 3 है, और C के जगह में क्या है 4 है। चलिए इसको बाद में हम बात करते हैं, हम इसी पे बात कर लेते हैं। जैसे हम आपके सामने 3 डिजिट का एक नंबर लिखे 234, और हमें यह पता करना है कि ये 234 जो है वो 3 से या फिर 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो ध्यान से सुनिएगा हम इसे कैसे करेंगे। तो देखो इसके लिए एक कहानी है कि जो 234 है उस 234 को ना आप तोड़ लो। 234 को हम कैसे तोड़ेंगे बताइए? तो 2 × 100 प्लस 3 × 10 प्लस 4 × 1। क्या हम ये ऐसा लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। क्या हम इस 2 × 100 को ऐसा लिख सकते हैं क्या? 2 × 99 प्लस 2 × 1 लिख सकते हैं? अरे भैया 2 × 99 प्लस 2 × 1, 2 अगर कॉमन आ जाएगा तो 99 और एक 100 ही होगा, ठीक है। प्लस क्या इस 3 × 10 को हम ऐसा लिख सकते हैं? 3 × 9 प्लस 3 × 1 लिख सकते हैं, प्लस 4 × 1 जो एज इट इज था उसको लिख दिए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, हम इसको अलग से लिख रहे हैं, किसे किसे बताइए? 2 × 99 प्लस 3 × 9 प्लस 2 × 1 2 हो गया, प्लस 3 × 1 3 प्लस 4 × 1 4, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, हम बस इसको सेपरेट कर दिए। अगर ये संख्या, इस संख्या को हमें 3 से डिवाइड करना है, इस संख्या को हम तोड़ के ऐसा लिख दिए, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि ये संख्या 3 से और 9 से कटता है या नहीं कटता, इकट्ठा बता रहे हैं। तो इस संख्या को हम ऐसे तोड़ के लिख दिए। अब इसे हमें किससे डिवाइड करना है? 3 से भी और 9 से भी। अब एक बात बताइए दोस्तों, अगर मैं इसे देखूं तो क्या ये संख्या 3 और 9 से कटता है? तो बिल्कुल कटता है, क्योंकि देखिए इसमें 9 का मल्टीप्लाई है, ठीक है। अगर किसी भी संख्या में 9 का मल्टीप्लाई हुआ, 99 मतलब 9 का मल्टीप्लाई है, इसमें 9 का मल्टीप्लाई हुआ मतलब ये संख्या पूरा पूरा 9 से कट जाएगा, क्योंकि हम इससे जस्ट पहले मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल लेके। उसी प्रकार से आप यहां पे ये देख पा रहे हैं कि अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूं तो 3 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये संख्या भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये टर्म को जरा देखिए, तो ये टर्म भी 3 और 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, लेकिन इसके बारे में हम नहीं बता सकते कि ये संख्या 3 और 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे अगर मैं बोलूं 4 और 3 7, 7 और 2 9। अब अगर मैं इसे चेक करूं तो ये संख्या पूरा का पूरा 3 और 9 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा संख्या भी 3 और 9 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं, इससे शायद ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए आप लोग को। अगर मैं 3 डिजिट का एक नंबर लेके चलूं ABC, ठीक है। अगर ABC 3 डिजिट का एक नंबर है और इस संख्या को अगर मैं
एक्सपेंड करूं, इसको मैं मिटा देता हूं, शायद इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट इसमें कंफ्यूजन शायद आप लोग को ना हो। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपके सामने 3 डिजिट का एक नंबर लेके चलूं, 3 डिजिट का नंबर को क्या हम कैसे लिख सकते हैं बताइए? a इंटू 100 प्लस b इंटू 10 प्लस c इंटू 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब एक बात बताइए, इस a इंटू 100 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? a इंटू 99 प्लस a इंटू 1 लिख सकते हैं, कॉमन लीजिएगा तो वही चीज आएगा। b इंटू 10 को क्या लिख सकते हैं? b इंटू 9 प्लस b इंटू 1 प्लस ये क्या है बोलिए? c इंटू 1। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, इसे और ठीक है, ये दोनों को हम सेपरेट लिखते हैं। तो a इंटू 99 प्लस b इंटू 9, ठीक है, प्लस a इंटू 1 कितना आ गया? a, b इंटू 1 कितना आ गया? b, और c इंटू 1 कितना आ गया? c, ठीक है। अब ये पूरा संख्या, इसी संख्या को हम ऐसा लिख सकते हैं तोड़ के। अगर हमें ये पता करना है कि ये संख्या 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो कैसे चेक करेंगे? तो हम बारी बारी से 9 से डिवाइड करके देखते हैं। क्या ये टर्म 9 से डिवाइड हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि इसमें देखिए 9 का मल्टीप्लाई है, 9 का मल्टीप्लाई है, क्योंकि आप इसे अगर आप तोड़िएगा a इंटू 99 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, a इंटू 11 प्लस 9 लिख सकते हैं। देखिए इस संख्या में 9 का मल्टीप्लाई है कि नहीं है? अगर इस संख्या में 9 का मल्टीप्लाई है तो ये पूरा संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि मैंने पिछले कंसेप्ट में बताया था। तो ये पूरा का पूरा संख्या 9 से डिवाइड हो गया, मतलब शेषफल 0 आ गया। इसी प्रकार से ये टर्म चेक कीजिए, क्या ये टर्म 9 से डिवाइड होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि इस संख्या में भी 9 का मल्टीप्लाई है, तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्या इसके बारे में आप बता सकते हैं कि ये संख्या 9 से डिवाइड होगा या नहीं? नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक हमें a b c का वैल्यू नहीं पता चलेगा, हम नहीं बता सकते कि ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये संख्या को 9 से डिवाइड होना है, तो ये जो डिजिट है, ये डिजिट का जो सम है, ये इसे 9 से डिवाइड होना पड़ेगा। और ये ए बी सी क्या चीज है? a प्लस बी प्लस सी क्या चीज है भैया? ए बी सी तो इसका डिजिट है, और प्लस का मतलब सम, मतलब इसका जो डिजिट का सम है, अगर ये चीज 9 से डिवाइड हो गया, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 9 से डिवाइड दिख रहा है, अगर ये चीज 9 से डिवाइड हो गया तो पूरा संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या चीज है? ये डिजिट का सम है। इसीलिए हम रूल बना देते हैं कि किसी भी संख्या में जो डिजिट का सम है, किसी भी संख्या में डिजिट का सम, इफ sum of digit should be, if sum of digit of a number should be divisible by 9। इसी प्रकार से आप 3 का भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये भी यहां पर भी 3 दिख रहा है, क्योंकि देखिए ना आप a इंटू 99 है ना, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? a इंटू 11 प्लस 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3। देखिए इस संख्या में 3 का मल्टीप्लाई है, मतलब ये पूरा संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 9 में भी 3 दिख रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये दोनों 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में नहीं पता ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए हमको डिजिट का सम करना पड़ेगा। डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो गया तो ये पूरा संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि 9 और 3 का अगर हमें चेक करना है, तो ये तो हम क्लियर हो चुके हैं कि ये टर्म पूरा का पूरा 9 और 3 से डिवाइड हो ही जा रहा है, क्योंकि इसमें 9 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 9 भी दिख रहा है और 3 भी दिख रहा है। बट इसके बारे में हम नहीं बता सकते एग्जैक्ट कि यहाँ पे 9 है या 3 है। इसीलिए हम ये रूल बना देते हैं कि अगर इन तीनों का सम 9 और 3 का मल्टीपल आ गया, मतलब ये संख्या 9 और 3 से कटेगा, और अगर इन तीनों का सम 9 और 3 का मल्टीपल नहीं आया तो ये संख्या 3 और 9 से नहीं कटेगा। इसीलिए जो रूल है दोस्तों वो है, इफ सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9 और 3 देन द नंबर आल्सो बी डिविजिबल बाय 9 एंड 3। कहने का मतलब यह है कि किसी भी संख्या का अगर अंकों का योग अगर 9 और 3 से डिवाइड हो गया, तो वो पूरा संख्या भी 9 और 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये टर्म नहीं समझ में आया है या फिर समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो बस आप इस रूल को ध्यान रखिएगा कि रूल क्या है कि किसी भी संख्या का अगर अंकों का योग 9 और 3 से डिवाइड हो गया, तो वो पूरा संख्या भी 9 और 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें हम आप लोग को यह समझाना चाह रहे थे कि ये रूल आया कहां से, क्यों हम अंकों का योग निकालते हैं, हम ये बताना चाह रहे थे। ठीक है, देखिए हम आपके सामने 1-2 एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए।
देखिए दोस्तों क्लियर हो जाता है। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ले लूं 36248। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये संख्या 3 और 9 से डिवाइड होगा, तो तरीका क्या है बताइए। 3 और 9 से डिवाइड करने का तरीका यह है कि हम अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग कीजिए, कितना आएगा 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 8 23। ठीक है, तो 23 जो है वो 23 3 का टेबल में भी नहीं आता और 9 का टेबल में भी नहीं आता। इसका मतलब ना तो ये संख्या 3 से कटेगा ना ही ये संख्या 9 से कटेगा। जैसे आपके सामने मैं और एक क्वेश्चन ले लूं 36981। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये संख्या 3 और 9 से कटेगा, तो आप क्या कीजिएगा, अंकों का योग निकालिए। 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 8 26, 26 और 1 27, 27 3 का टेबल में भी आता है 9 का टेबल में भी आता है, मतलब ये संख्या 3 से भी कटेगा 9 से भी कटेगा। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने ले लूं 1 2 3 4 6 8 7। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या यह संख्या 3 और 9 से डिवाइड होगा, तो आप क्या कीजिएगा, अंकों का योग निकालिएगा। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 8 24, 24 और 7 31, 31 3 का टेबल में नहीं आता और 9 भी 3 का टेबल में नहीं आता, मतलब इस संख्या भी 3 और 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहां तक बात समझ में आ रहा है। बट एक बात बताइए दोस्तों कि अगर ये संख्या थोड़ा सा और लंबा हो जाता है ना, जैसे अगर मैं आपके सामने लिख लूं, यहां पे मिटा देता हूं इसे। अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन कि बताइए ये 3 से कट रहा है कि नहीं, 3 6 8 1 9 2 7 3 6 7 1 1 8 5 3 2। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या यह संख्या 3 और 9 से डिवाइड होता है, तो क्या आप इसमें अंकों का योग करते रहिएगा क्या? नहीं, हम इसमें अंकों का योग करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखिए इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। 3 और 9 को हमें अगर चेक करना है कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो हमें ना पूरा अंकों का योग करने का कोई भी जरूरत नहीं है। देखिए हम कैसे करेंगे। जैसे हमें इसे चेक करना था कि ये संख्या 3 और 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, सबसे पहले हम 3 का चेक करते हैं। तो ना 3 का टेबल में जो आता है ना, वो डिजिट को काटते जाते हैं। 3 का टेबल में ये भी आता है, 3 का टेबल में भी ये भी आता है, 4 और 2 6 3 का टेबल में आता है, लेकिन बचा कौन 8। क्या 8 3 का टेबल में आता है? नहीं, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। इसी प्रकार से अगर मैं 9 का चेक करूं तो 362484 362448 है ना, 248। ठीक है, अगर हमें ये चेक करना है कि ये संख्या 9 से कटता है कि नहीं, तो हमें ना पूरा डिजिट को चेक करने का जरूरत नहीं है। हम ना वो डिजिट को काटते जाएंगे जो 9 का टेबल में आता है। जैसे 6 और 3 9 का टेबल में आता है, कट गया। देखिए 4 और 2 6 और 8 कितना हो गया, 6 और 8 हो गया 14, 14 9 का टेबल में नहीं आता, मतलब ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। जैसे इसको देखिए, अगर हमें चेक करना है कि ये संख्या 3 से कटता है कि नहीं, तो हम वो डिजिट को काटते जाएंगे जो 3 से कट रहा है। तो 3 का टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, 8 और 1 9, ये भी आता है 3 का टेबल में, पूरा कट गया, मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगा। जैसे अगर हमें 9 का चेक करना है तो 36981, हम वो डिजिट को काटते जाएंगे जो 9 का टेबल में आता है। 6 और 3 9 का टेबल में आता है, 9 का टेबल में आता है, 8 और 1 9, ये भी 9 का टेबल में आता है, पूरा कट गया, तो ये संख्या 9 से कट गया। जैसे यहाँ पे चेक करना है ये संख्या 3 से कटता है कि नहीं, तो इसे चेक करने के लिए हम ना पूरा को जोड़ते नहीं रहेंगे, हम वो काटते जाएंगे जो 3 का टेबल में आता है। जैसे 2 और 1 3 का टेबल में आता है, ये भी 3 का टेबल में आता है, ये भी 3 का टेबल में आता है, 8 और 4 12, ये भी 3 का टेबल में आता है, लेकिन बचा क्या 7 3 का टेबल में आता है, नहीं आता, मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। अगर मैं इसे ही चेक करूं 9 से कटता है कि नहीं, तो 1 2 3 4 6 8 7। ठीक है, अगर हमें ये चेक करना है कि ये संख्या 9 से कटता है कि नहीं, तो हम वो डिजिट को काटते जाएंगे जो 9 का टेबल में आता है। जैसे देखिए 8 और 1 9, ये 9 का टेबल में आता है, खत्म हो गया। 4 3 7 और 2 9, ये भी 9 का टेबल में आता है, कट गया। 7 और 6 हो गया आपका 13 9 का टेबल में नहीं आता, तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगा। ठीक है,
तो इसी प्रकार से आप इसे भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा नंबर है कि अगर हमें जोड़ेंगे तो टाइम लग जाएगा। अगर हमें ये चेक करना है कि ये संख्या 3 से कटता है कि नहीं, तो हम वो को उसे हटाते जाएंगे जो 3 का टेबल में आता है। जैसे ये आता है 3 का टेबल में, ये आता है 8 और 1 9 3 का टेबल में आता है, 9 3 का टेबल में आता है, 7 और 2 9 3 का टेबल में आता है, 3 का टेबल में आता है, 6 भी 3 का टेबल में आता है, 7 8 9 ये भी 3 का टेबल में आता है। ठीक है, और कौन होगा बताइए, 3 2 5 5 5 10 10 और 18 ये भी 3 का टेबल में आता है, मतलब ये संख्या भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हमें चेक करना है कि ये 9 से कटता है कि नहीं, तो 9 9 का पेयर चेक कर लेंगे। ठीक है, तो 9 9 का पेयर भी जब चेक कीजिएगा तो शायद ये भी 9 से भी कट जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक बात समझ में आया है। तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा, 2 का नियम, 4 का नियम, 16 का नियम, 32 का नियम, ठीक है, 5 का नियम, 25 का नियम, 125, 625 और 3 और 9 का नियम। ठीक है, आप इसे प्रॉपर नोट बना लीजिएगा, रूल ध्यान रखिएगा, और बाकी जो रिमेनिंग रूल है दोस्तों वो हम नेक्स्ट क्लास पे बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।